हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप ये मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देखो, मैं यहाँ पर जो नेट जेआरएफ का पेपर है जो 2020 में होने वाला है, जून 2020 में, जो जुलाई में भी हो सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम है, स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम है। इन सभी के लिए ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको मैं यहाँ पर ज्योग्राफी मॉडल सेट बोल रहा हूँ या फिर ज्योग्राफी टारगेट क्वेश्चन, ये मैं रेगुलर सॉल्व करवा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं इनका एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा हूँ और उस व्हाट्सअप ग्रुप में भी मैं ये क्वेश्चन रेगुलर डालता हूँ। आप उन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ें, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आपका खुद का एक एनालिसिस भी करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक है। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, किस विद्वान ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों तथा धूल कणों से हुई है? तो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ओसिम्ड है। कौन है? ओसिम्ड। एक ओसिम्ड नामक विद्वान थे जिन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो गैसों और धूल के कणों के कारण हुई है। किसके कारण हुई है? गैस और धूल के कण के कारण पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ये किसने कहा था? ओसिम्ड ने कहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, मृत सागर पाया जाता है। जो मृत सागर है वो किस में पाया जाता है? जो मृत सागर है वो किस में पाया जाता है? तो जो मृत सागर है वो रिफ्ट घाटी में पाया जाता है। किसमें? रिफ्ट घाटी में पाया जाता है। जो रिफ्ट घाटी है, इसके बारे में मैं जब जियोमॉर्फोलॉजी बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया था, वहाँ पर मैं रिफ्ट घाटी के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। तो आपको इनको अच्छी तरीके से समझना है बिल्कुल डिटेल से, तो आप मेरा जो डेस्क्रिप्टिव है वो ज़रूर देखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, हिमालय का भूकंप क्षेत्र। जो 66 है उसमें कथन है, जिसको हम यहाँ पर कथन बोलेंगे। कथन ए है कि हिमालय का भूकंप क्षेत्र ज्वालामुखी से रहित है। हिमालय का भूकंप क्षेत्र ज्वालामुखी से रहित है। उसका कारण, जिसको हम आर बोल रहे हैं, वो है कि ज्वालामुखी उद्गार भूकंप को जन्म देता है। जो ज्वालामुखी उद्गार है वो भूकंप को जन्म देता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। ए सही है और आर सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि यहाँ पर ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट है। ए भी सही है और आर भी सही है, क्योंकि जो देखो, जो हिमालय का भूकंप क्षेत्र है वो ज्वालामुखी रहित है। सबसे पहले मैं बता दूं कि हिमालय एक वलित पर्वत है जिसका निर्माण दो प्लेटों के अभिसरण के कारण हुआ था। क्या है? एक वलित पर्वत है जिसका निर्माण दो प्लेटों के अभिसरण के कारण हुआ था। तो ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे की ओर खिसक रही हैं। क्या कर रही हैं? एक दूसरे की ओर खिसक रही हैं, एक दूसरे की ओर सरक रही हैं। तो उनसे क्या होता है, जब एक दूसरे की ओर सरकती हैं तो उसमें क्या होता है, उस एरिया में भूकंप आता है। क्योंकि जब ये एक दूसरे की ओर खिसकती हैं तो कंपन होता है, आपस में टकराती हैं और उनसे क्या होता है, भूकंप आता है। लेकिन यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं आता है। जो हिमालय का भूकंप क्षेत्र है वहाँ ज्वालामुखी क्रिया बिल्कुल निष्क्रिय है। ज्वालामुखी उद्गार भूकंप को जन्म देता है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे भूकंप आने के पूरे चांस रहते हैं। तो इसके दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों को तट रेखा की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर कुछ राज्यों के बारे में दिया गया है और उनकी तट रेखाओं की लंबाई के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 67 का वो है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए। देखो, जो तटीय रेखा की बात की जाए, जो भारत का ऐसे क्षेत्र बनता है, जब मानचित्र बनाते हैं हम, ऐसे वाला ये क्षेत्र है, यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से लेके बिल्कुल इस तरीके से, जो ये वाला एरिया है भारत का, जो ये वाला एरिया है भारत का, ये वाला, यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो ये एरिया है भारत का, ये क्या है? तट रेखा है। अब यहाँ पर जो जो स्टेट हैं उनकी बात हो रही है कि इन पर, यहाँ पर जो जो स्टेट है उनकी जो तट रेखा है उनकी लंबाई कितनी कितनी है और उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो, सबसे ज़्यादा तट रेखा की लंबाई है गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। गुजरात है जो पहले नंबर पर है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश की। जो आंध्र प्रदेश है वो दूसरे नंबर पर है। आंध्र प्रदेश
दूसरे नंबर पर है। उसके बाद आता है तमिलनाडु। जो तमिलनाडु है वो तीसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। और जो महाराष्ट्र है वो चौथे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर है। तो ये था इसका अवरोही क्रम। सबसे ज़्यादा गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश की, फिर तमिलनाडु की, फिर महाराष्ट्र की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वां। साथ ही साथ आप इनका डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हो। मैं इनका अलग से डिस्क्रिप्शन तैयार कर रखा हूँ जो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रेगुलर भेज रहा हूँ। तो आप इन क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हो। उसके बाद साथ ही साथ पीडीएफ भी ले सकते हो आप। उस ग्रुप में ऐड होने के लिए, पीडीएफ लेने के लिए, इनका डिस्क्रिप्शन लेने के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें एक साइड तीर्थ स्थान दे रखा है, दूसरी साइड उसकी अवस्थिति है। देखो, एक है श्री सलेम। जो श्री सलेम है वो, इसकी अवस्थिति यहाँ पर नल्लामलाई पहाड़ी है। दूसरा है ओकारेश्वर। क्या है? ओकारेश्वर है, जिसकी अवस्थिति यहाँ पर सतमाला पहाड़ी है। उसके बाद पुष्कर, जिसकी अवस्थिति यहाँ पर महादेव पर्वत है। अब यहाँ पर हमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो पता चलाना है। तो देखो, यहाँ पर इसमें इन तीनों कथनों में से पहला कथन बिल्कुल सही है कि जो श्री सलेम है वो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पर है? श्री सलेम अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है। जो पुष्कर है वो राजस्थान में। पुष्कर कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ये महादेव पर्वत पर नहीं है। और ओकेश्वर ये सतमाला पहाड़ी पर नहीं है। तो जो श्री सलेम है वो कहाँ पर है? नल्लामलाई की पहाड़ियों पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है कि किस घाटी में करेवा पाए जाते हैं। क्या होता है कि किस घाटी में करेवा पाए जाता है? जो कश्मीर घाटी है वहाँ पर करेवा पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? करेवा पाए जाते हैं। अब करेवा क्या होता है? करेवा के बारे में मैं बताता हूँ कि जब जो कश्मीर घाटी थी वो एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। तो वहाँ पर क्या था कि एक घाटी थी, कश्मीर में पहले एक घाटी थी और नदियों के लगातार निक्षेपण के द्वारा वहाँ पर एक मैदान बन गया और वो घाटी पूरी पूरी भर गई। और जो उस घाटी के भरने से, नदियों के निक्षेपण के द्वारा उस घाटी के भरने से जो मैदान का निर्माण हुआ था, उस मैदान को ही क्या बोलते हैं? करेवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करेवा बोलते हैं। जहाँ पर जाफरान की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? जाफरान की खेती की जाती है। तो जो कश्मीर घाटी है वहाँ पर पहले एक घाटी थी जिसका नदियों द्वारा लगातार निक्षेपण की वजह से एक समतल मैदान में परिवर्तन हो गया और उस समतल मैदान को ही करेवा बोलते हैं, जहाँ पर जाफरान की खेती की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी का उद्गम स्थल है। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो है बंदरपूंछ। क्या है? बंदरपूंछ। जो बंदरपूंछ है वो यमुना नदी का उद्गम स्थल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के संबंध में कौन सा कथन सही है। किसके बारे में? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहला कथन है मानसून सर्वप्रथम मालाबार तट पर पहुंचता है। कहाँ पर पहुंचता है? मालाबार तट पर पहुंचता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। उसके बाद है तीसरा कथन जब स्थायी पवने कटिबंध दक्षिण की ओर स्थानांतरित होना शुरू करते हैं तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून निवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रिगार्डिंग। देखो, मानसून सर्वप्रथम मालाबार तट पर पहुँचता है, बात बिल्कुल सही है। 1 मई को जो मानसून है वो मालाबार तट पर पहुँच जाता है। समथिंग 1 मई को। मैं जब डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ा रखा हूँ तो उसमें समझा रखा हूँ मानचित्र बना के और डेट वाइज कि सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, उसके बाद कहाँ पहुँचता है और फिर कहाँ पहुँचता है। तो मानसून है जो सर्वप्रथम मालाबार तट पर पहुँचता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। यह बात बिल्कुल सही है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से राजस्थान में बरसात नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जब स्थायी पवन कटिबंध दक्षिण की ओर स्थानांतरित होना शुरू करती हैं तो दक्षिण पश्चिमी मानसून निवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के ऊपर। भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुआं है, बात बिल्कुल सही है।
दूसरा है देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तो होती है। तीसरा ऑप्शन है कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदान की प्रमुख कठोर मृदा है। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। ध्यान रखना, यदि आप ये क्वेश्चन गलत करते हो तो इसका मतलब समझो कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो लेवल की है। इस क्वेश्चन का इतना सिंपल क्वेश्चन कोई भी नहीं है। यहाँ मतलब मैं बता ही नहीं सकता इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्टली पता चल रहा है कि इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी क्यों है? देखो, पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है कि देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुआं है। जो तीसरी बात है सी, वो भी बिल्कुल सही है कि कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदानों की प्रमुख कठोर मृदा है। अब यदि किसी को इन दोनों कथनों के बारे में पता नहीं है कि ए सही है या नहीं है और सी सही है या नहीं है, उसको बी से पता चल रहा है कि देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। ये बात बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल साफ झूठी है, ये कोई शक नहीं है। ये बिल्कुल डायरेक्टली गलत बात है कि देश के 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। उसके बाद नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन कि कोपेन के अनुसार भारत में ई प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो देखो, जो कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है वो मैं जब ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया था बिल्कुल डिटेल से डेस्क्रिप्टिव टाइप से, तो वहाँ पर मैं इसको समझा चुका हूँ बिल्कुल मानचित्र बना के और याद करने के तरीके के साथ कि हम कन्फ्यूज ना हो। तो आप उसको ज़रूर जाके देखें। जो ई जलवायु है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। देखो, जो कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है और जो थॉर्नवेट का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उसमें जो ये ई शब्द है वो बिल्कुल अलग अर्थ रखता है। कोपेन के में शीत प्रदेश है, जैसे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर हो गया, जबकि जो थॉर्नवेट का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है वहाँ पर यही ई शब्द है जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है, जहाँ पर बिल्कुल सूखा पड़ता है, जहाँ पर बरसात नहीं होती, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। तो जब मैंने डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ाया था वहाँ पर कोपेन और थॉर्नवेट को दोनों को एक साथ कंपेयर करके भी पढ़ाया है, याद करने का तरीका भी बताया, कैसे याद करेंगे, कैसे कंफ्यूज होंगे हम। तो उस कंफ्यूज को रिमूव करने के लिए मैंने कौन कौन से मेथड्स अपनाए थे वो सारे शेयर किए हैं, तो आप उसको ज़रूर देखो। उसके बाद 74 क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है पौधा व वृक्षों का ऐसा समूह जिसे लंबे समय से शोषित नहीं किया गया है। दूसरा है पादपों की ऐसी प्रजातियां जो एक साथ जन्म लेती हैं व बढ़ती हैं। तीसरा है समुच्चय बांधों द्वारा निर्मित संरक्षित क्षेत्र। और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो जो क्वेश्चन नंबर 74 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कि जो प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। नेचुरल वेजिटेशन वो होता है कि पौधों व वृक्षों का ऐसा समूह जिसे लंबे समय से पोषित नहीं किया गया। देखो, प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है कि जहाँ पर पौधे उग गए लेकिन हमें भी नहीं पता कि वो पौधा कैसे उगा, उसमें पानी किसने डाला, उसकी जानवरों से सुरक्षा किसने की। जब इस कंडीशन में कोई पौधा पनपता है या पैदा होता है या बढ़ता है तो उस पौधे को नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं, जिसमें हमारा कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। न तो हमने बीज उगाया, नहीं उसमें हमने कभी पानी डाला, नहीं हमने उसकी कभी जानवरों से सुरक्षा की, लेकिन वो पौधा बड़ा हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। सबसे पहला कथन है सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करना। दूसरा कथन है देश की कुल भूमि का 1/3% भाग वनाच्छादित होना चाहिए, मतलब। उसके बाद तीसरा कथन है वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में, तो देखो राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में ये तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल करेक्ट है, तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करना, बात बिल्कुल सही है। जब राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रीय वन नीति बनी थी, उसमें एक पॉइंट था कि सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करना। इसका मतलब क्या होता है कि लोगों को प्रोत्साहित करना, लोगों को मोटिवेट करना, उनको समझाना कि आप अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाओ, वन लगाओ, उनकी सुरक्षा करो। दूसरी बात है कि देश की कुल भूमि का 1/3 भाग वनाच्छादित होना चाहिए।
एक तरीके से हम 33% बोल सकते हैं। टारगेट रखा गया था राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कि देश के कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होने चाहिए, तो वो 1/3 भाग वन आच्छादित होना चाहिए। तीसरा है वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन करना, कि जो वनों का जो राष्ट्रीय वन नीति थी उसमें एक बात ये भी रखी गई थी कि जो वनों का मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, उसमें जो लोगों के समुदाय हैं उनको अच्छी तरीके से अपना पूरा पार्टनरशिप करना चाहिए, अपना पूरा 100% देना चाहिए उन वनों को बनाए रखने में, उन वनों को बचाए रखने में। जैसे हमारे आसपास कोई वन है तो हमारा दायित्व बनता है कि हमें उन वनों की सुरक्षा करनी चाहिए। यदि वो वन जल रहे हैं तो हमें उनमें पानी डालना चाहिए, उनकी टाइम से छंगाई करनी चाहिए, उन्हें हमें जानवरों से सुरक्षित रखना चाहिए। यदि कोई वन को काट रहा है तो उन्हें रोकना चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में वन लगाना चाहिए। उसके बाद 76 क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों पर विचार करो। सबसे पहला है नोकरेक जीवमंडल रिजर्व गारो पहाड़ी पर, दूसरा है लोकटक झील बरेल क्षेत्र में, तीसरा है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान डपला पहाड़ी में। तो जो क्वेश्चन नंबर 76 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि जो पहली और तीसरी बात है वो बात बिल्कुल सही है कि जो नोकरेक मेघालय में जो नोकरेक जीवमंडल रिजर्व है वो कहाँ पर है, मेघालय में, जो कि मेघालय की एक गारो पहाड़ी पर है। जो पूर्वी भारत है वहाँ पर गारो खासी ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो जो नोकरेक जीवमंडल क्षेत्र है जो मेघालय में वो गारो पहाड़ी के ऊपर है, और जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है वो अरुणाचल प्रदेश की डपला पहाड़ी पर है। जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है वो अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की डपला पहाड़ी पर है। उसके बाद 77 क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जोरहाट में है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग जो कि कोयम्बटूर में है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में है, टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि शिमला में। तो जो 77 क्वेश्चन है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि जो टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो शिमला में नहीं है। बाकी जो ये तीनों इंस्टीट्यूट हैं वो रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट में है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग जो कि कोयम्बटूर में है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्न कथनों पर विचार करो। कथन ए है चाय आसाम की मुख्य फसल है। जब हम चाय पीते हैं तो वो जो पैकेट होता है चाय का उसके ऊपर लिखा होता है आसाम, हर पैकेट के ऊपर मोस्टली आसाम लिखा होता है। आसाम है जो विश्व की 60% चाय का उत्पादन करता है, भारत की 60% चाय का उत्पादन आसाम करता है, 20% चाय का उत्पादन पश्चिमी बंगाल करता है। कव्वा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, यह बात भी बिल्कुल सही है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाया जाता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। 78 में ऑप्शन जो ये तीसरी बात है तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाया जाता है, ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत है। मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया था, इस वजह से मैं इसका थोड़ा गलत आंसर बता दिया। जो 78 क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि जो चाय है वो सबसे ज़्यादा आसाम की मुख्य फसल है और जो कव्वा है वो तमिलनाडु की मुख्य फसल है। ये दोनों बात बिल्कुल सही है। जबकि जो ये बात है कि तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, कि मूंगफली की खेती के लिए अच्छी मिट्टी है, कि कौन सी मिट्टी है जो मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त है। तो वो है बलुई मिट्टी, जिसको हम बालू मिट्टी बोलते हैं। देखो एक है नॉर्मली आप थोड़ा सा सजेस्ट करके दिमाग लगा के भी लगा सकते हो अनुमान, कि जो मूंगफली है वो ज़मीन के अंदर से निकलती है। अब यदि कहीं पथरीली मिट्टी है या फिर टाइट मिट्टी है तो वहाँ क्या होगा, वो मूंगफली है वो टाइट मिट्टी में क्या होगी, बढ़ नहीं पाएगी अंदर। और यदि बलुई मिट्टी है तो मूंगफली बढ़ पाएगी, मोटी होगी और चौड़ी होगी। तो सीधी सी बात है, आलू और मूंगफली ये दोनों की दोनों फसल हैं जो बलुई मिट्टी में पैदा होती है। आलू, मूंगफली, शकरकंद, आलू, मूंगफली, शकरकंद और चुकंदर। कौन कौन सी है, आलू है, मूंगफली है, शकरकंद और चुकंदर है। ये चारों फसलें मुख्यतः बलुई मिट्टी में बोई जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पादित की जाती है, तो वो है कश्मीर से। केसर की जो सर्वाधिक मात्रा है वो जम्मू कश्मीर से पैदा की जाती है। कहाँ से की जाती है? जम्मू कश्मीर से पैदा की जाती है सबसे ज़्यादा केसर। तो हमारे आज के ये टोटल 18-20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके साथ हमारे टोटल 80 क्वेश्चन हो गए, जो कि टोटल मैंने 5 PDF बना 6 PDF है इसकी टोटल। तो और आप यदि इन सभी क्वेश्चनों की एक साथ मेरे से PDF लेना चाहते हो तो वो PDF भी ले सकते हो। मैं आपको बिल्कुल सस्ती रेट में PDF दे दूंगा, और उसके जो PDF लेने का जो मेथड है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक तरीके से मॉडल पेपर है, और आपको यदि बिल्कुल सही ढंग से प्रिपरेशन करनी है, अपना बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, तो मेरी डेस्क्रिप्टिव क्लास ज़रूर देखो, साथ ही साथ फर्स्ट पेपर की भी क्लासेस देखो। थैंक्स देखने के लिए। फिर मिलते हैं हम ऐसे ही ज्योग्राफी के सेट 7 में। और यदि आपको अपनी सही ढंग से प्रिपरेशन करनी है, अपना स्कोर जानना है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड होना। थैंक्स देखने के लिए, बाय। और यदि इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।